अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये मेरा ईपीएसपी का पहला लेक्चर है जो कि मैं रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। ठीक है। और मेरा पर्पस ये था कि जो न्यूमेरिकल लास्ट वीक में जो न्यूमेरिकल सर ने सॉल्व करवाया था, काफ़ी लेंथी था, तो मैंने उसको थोड़ा और कॉम्प्लेक्स कर दिया है। तो सोचा वो ये अगर आपको समझ आ जाता है इस लेक्चर में, तो फिर तो वो तो कोई मसला ही नहीं होगा सॉल्व करने में। ठीक है। तो अच्छा, इसमें हम कर क्या रहे हैं, हम बेसिकली प्रोडक्शन सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हैं, यानी इस तरह का रिलायबल सिस्टम जो कि आपका इसकी सेलेक्टिविटी इस तरह हो कि जैसे ही आपका फॉल्ट अगर हो तो मिनिमम फॉल्ट करंट पे आपका सर्किट ब्रेकर ऑपरेट होना चाहिए, और जहां जिस पॉइंट पे फॉल्ट अगर हुआ है, सो दैट पॉइंट शुड बी आइसोलेटेड बाय द सर्किट ब्रेकर विच शुड ऑपरेट ऑन बिहाफ ऑफ द सिग्नल जनरेटेड बाय द रिले। सही। तो रिले का बेसिकली ये आपका ब्रेन है पावर सिस्टम का। तो रिले की कंट्रोलिंग, रिले की ऑपरेटिंग सेटिंग, ऑपरेशन सेटिंग, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सही। तो इस वाले लेक्चर में यही कवर करेंगे कि हम किस तरह रिले की सेटिंग करते हैं कि वो मिनिमम और मैक्सिमम फॉल्ट दोनों पे ऑपरेट हो। और हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी यही कहता है कि हम इस तरह की रिले, हमें आईडीएम रिले, ओवर करंट रिले में डिज़ाइन करनी है। तीन टाइप्स की ओवर करंट रिले होती हैं। एक तो आपके पास होती है इनवर्स डेफिनेट मिनिमम टाइम ओवर करंट रिले। एक आपके पास होती है वेरी इनवर्स मिनिमम टाइम ओवर, नहीं, वेरी इनवर्स टाइम ओवर करंट रिले। और आखिरी टाइम होती है आपके पास एक्सट्रीम इनवर्स ओवर करंट रिले। तो मैं आईडीएम रिले बताऊंगा। बाकी रिलेज जो है उनके सिर्फ ऑपरेटिंग टाइम चेंज है। ठीक है, फॉर्मूलाज चेंज है, बाकी पूरा चीज़ एग्जैक्ट वैसी है, कोई चेंज नहीं है। तो अब इसको जरा हम देख लेते हैं। सिंगल लाइन हमें डायग्राम गिवन है, फिगर हमें 2.3 में मेंशन है, वो जो कि मैंने नीचे बनाई हुई है। और सो दैट ऑल द प्रोडक्शन ऑब्जेक्टिव ऑफ मीट। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका ऑब्जेक्टिव है कि आपका प्रोडक्शन रिले जो है वो इस तरह ऑपरेट हो कि मतलब खाली मिनिमम फॉल्ट करंट पे ऑपरेट ना हो, मैक्सिमम, यानी इसकी जो डिजाइनिंग होगी, इसकी जो कैपेसिटी होगी, मैक्सिमम फॉल्ट करंट और मिनिमम फॉल्ट करंट दोनों के लिए होनी चाहिए। इस तरह हमें रिले सिस्टम डिजाइन करना है कि अगर मैक्सिमम फॉल्ट करंट भी उसके प्राइमरी पे फ्लो करता है, यानी इसके कॉइल में फ्लो करता है, ठीक है, आफ्टर द सेट सीटी, तो वो कैपेबल हो उसको डिटेक्ट करने में और उसको ट्रिप, और सर्किट ब्रेकर के थ्रू उसको ट्रिप कराने में उस फॉल्टी इक्विपमेंट को। और मिनिमम फॉल्ट करंट पे वो ऑपरेट होना चाहिए। ये दोनों इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। एक होता है रिले की ऑपरेशन, यानी रिले का सेटअप, यानी जैसे ही फॉल्ट अगर हुआ, तो जैसे ही फॉल्ट का मिनिमम करंट फ्लो करे सर्किट में से, तो वो आपका रिले ऑपरेट होना चाहिए। और मैक्सिमम फॉल्ट करंट का मतलब ये कि जब आपके पूरे नेटवर्क में मैक्सिमम फॉल्ट करंट आ गया है, तब भी रिले का काम ये हो कि वो रिले को उसको सेंस करता हुआ इसके रिले कॉइल एनर्जाइज हो, और वो सर्किट ब्रेकर को सिग्नल भेजे और ट्रिप करवाए उसके कॉन्टैक्ट के थ्रू। सही। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना था, अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, इसमें ये है कि मैंने इसको, इसकी पूरी प्रोडक्शन स्कीम डिज़ाइन की है। ये न्यूमेरिकल है, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन का न्यूमेरिकल है। ऑल दो ये सॉल्व तो वहाँ पर हुआ है, लेकिन उसकी सिर्फ डायरेक्ट हुआ है, टेबुलेटेड फॉर्म में वैल्यूज लिखी हुई है, आपको खास समझ में नहीं आएगा। तो मैंने वहाँ से समझने के बाद ही इसको मैंने यहाँ पर सॉल्व किया है, और उसी मेथड से किया। इस मेथड से संडे क्लास में करवाया था। वरना आप अगर डायरेक्ट उस सोल्यूशन एग्जाम्पल को देखेंगे तो आपको खास मेरे ख्याल में, मतलब मुझे तो थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी। तो उसमें टेबुलेटेड फॉर्म में पहली सी वैल्यूज लिखी हुई हैं और डायरेक्ट सोल्यूशन नहीं बताया हुआ, और ये भी नहीं बताया किस बस में फॉल्ट आया हुआ है। असल में हमें पूरी प्रोडक्शन स्कीम डिज़ाइन करनी है। सही। अच्छा। अच्छा, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन में सही है। सर ने लास्ट क्लास में जब क्लास एंड हुई थी तो मैंने उनसे पूछा था कि प्रोडक्शन कि इसके न्यूमेरिकल हम कहाँ से प्रिपेयर करें, तो सर ने बताया था कि सेक्शन डी वालों को उन्होंने पीडीएफ भेजी थी सोल्यूशन, मतलब प्रैक्टिस के लिए। तो उनमें से एक प्रैक्टिस क्वेश्चन ये है। सही। अच्छा, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है। एक तो मैक्सिमम मिनिमम फॉल्ट करंट पता है हमें, हर बस पे कितने हैं। अच्छा, यहाँ पर डी का ना मैक्सिमम फॉल्ट नहीं पता हमें, मैक्सिमम फॉल्ट करंट नहीं पता। क्यों? यहाँ पर बसेस 4 हैं, लेकिन रिले सिर्फ 3 लगी हैं, बस डी पे कोई भी रिले नहीं है। तो इसका प्रोडक्शन स्कीम से कोई भी ताल्लुक नहीं है। ऑल दो जब हम करंट सेटिंग कर रहे होंगे उस वक्त तो बहुत काम होगा इसका, लेकिन इसमें रिले कनेक्ट ना होने की वजह से इसका मैक्सिमम फॉल्ट करंट पता हो या ना हो, हमें इससे कोई कंसर्न नहीं है। बाकी सारे रिलीज हुए उनका फॉल्ट करंट हमें पता है, मैक्सिमम मिनिमम दोनों। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट लिया अपना फॉल्ट, अगर आपका आ जाता है बस सी पे। ठीक है। अच्छा, बस सी पे अगर फॉल्ट आ जाता है, यानी बस सी पे फॉल्ट आ जाता है, तो अब करंट जो फ्लो करेगा, यानी सोर्स के थ्रू आ रहा है, तो अब इस रिले को ऑपरेट होना चाहिए और इस रिले को ऑपरेट होना चाहिए। ऑल दो ये रिले जो है, जो बस सी के साथ कनेक्ट हुई, ये इट शुड एक्ट एज अ प्राइमरी रिले, यानी इसको पहले ऑपरेट होना चाहिए जैसे मिनिमम फॉल्ट करंट से पास हो। अगर इन केस किसी वजह
से यानी ये प्रोडक्शन में कोई फॉल्ट आ गया आपके पास, ये ऑपरेट नहीं होती लेट्स सपोज, तो rather than this relay, this adjacent relay that is connected at bus B should operate, and that's why it is called the backup production relay for bus C. तो हमें बेसिकली इन दो रिलेज के दरमियान खेलना है। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहला काम ये होता है जब भी किसी भी किस्म की आपको प्रोडक्शन स्कीम डिजाइन करनी है, दो चीज़ आपको रिले के लिए करनी होगी। एक तो सीटी सेकेंडरी रेशियो डिफाइन करना होगा आपको, उस वक्त हमें ऑपरेटिंग टाइम सेट करना होगा। तो सबसे पहले स्टेप पे आ जाते हैं, आपको ये स्टेप याद करने पड़ेंगे किस तरह आपको लेके चलना है। इस तरह हेडिंग डाल कर ले ज़्यादा बेहतर है, मैं इसी तरह करता हूँ। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सीटी रेशियो डिफाइन करना है। ये स्टेप आपका हमेशा सेम ही होगा, चाहे आप किसी भी बस पे फॉल्ट डालें, चाहे बस डी पे छोड़ दें, बस डी की मैं बात नहीं कर रहा। बस डी के केस में भी आप फॉल्ट डाल सकते हैं। बस डी में अगर फॉल्ट डालते हैं तो आपका ये जो रिले या एज अ प्राइमरी प्रोडक्शन और एज अ बैकअप प्रोडक्शन दोनों एक्ट करेगा। लेट्स सपोज आप बस डी पे फॉल्ट डालें या बस सी पे फॉल्ट डालें या बस डी भी फॉल्ट डालें या बस ए भी फॉल्ट डालें, ये जो नीचे के जो स्टेप नंबर 1 है, जो स्टेप नंबर 1 है, ये आपका हर केस में क्या होगा, वैलिड होगा, हर केस में सेम रहेगा। ठीक है। अच्छा, फॉर रिले सी के लिए काम के सबसे पहले मैक्सिमम, अच्छा ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, अजम्पशन कुछ गिवन है कि मैक्सिमम लोड करंट आपका जो उस पर जो ओवरलोड है, यानी ओवरलोड आपके पास 15% है ऑफ द मैक्सिमम लोड करंट, यानी मैक्सिमम लोड करंट बस सी से फ्लो कर रहा है, उसका जो ओवरलोड है वो 15% है। ठीक, और ये हमें अजम्पशन में गिवन है। तो हमें क्या करना है, सिंपल, सबसे पहले ये करना है कि हमें मैक्सिमम लोड करंट मालूम करना है किसका, टर्मिनेटिंग एंड देखेंगे बस डी का। बस डी का अगर मैं मैक्सिमम लोड निकालूं 536 प्लस 234 प्लस 99, ये मेरा हो गया मैक्सिमम लोड। और मैं इसमें ऐड कर दूंगा ओवरलोड जो मुझे गिवन है पहले से डिफॉल्ट में 15%। ठीक है, तो 15% आप या तो इसको ऐड करने के बाद मल्टीप्लाई 1.0, सही ना, 1.15 से मल्टीप्लाई करते हैं, या एक काम ये कर सकते हैं कि सिंपल आप पहले इसको ऐड करते हैं जो मैक्सिमम लोड गिवन है, प्लस करवाते हैं 0.15 और मल्टीप्लाई करते हैं इस पूरे टोटल लोड के साथ, तब भी आपको 15% ओवरलोड के साथ मैक्सिमम लोड करंट पता चल जाएगा। सही, तो मैक्सिमम लोड करंट आपका ये, अच्छा ये मैक्सिमम लोड करंट किसका है, बस डी का है, तो आपको 100 एम्पीयर पता चल गया। यानी इस रिले सी के लिए जो मैक्सिमम लोड करंट होगा वो क्या होगा, 100 एम्पीयर। अच्छा मैंने इसको 100 सॉरी 100 बोल दिया, 1000 एम्पीयर। अब 999.35 जाहिर सी बात है, ये जो सीटी जो रेशियो जब डिफाइन करूंगा करंट ट्रांसफार्मर रेशियो, तो जाते हैं इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं उसका कोई ना कोई रेशियो होता है, टैपिंग्स जो होती हैं वो इस हिसाब से होती हैं जो होल नंबर में दी जाती हैं। तो जाहिर सी बात है मैं 99.35 एम्पीयर का मतलब वाइंडिंग्स की वो टर्न्स तो दे नहीं सकता, तो मैंने 100 ही रख लिया ताकि मेरा सीटी रेशियो आराम से डिफाइन हो जाए। अच्छा यहाँ पर अजम्पशन ये है जो कि यहाँ मैंने मेंशन नहीं किया, लेकिन आप लोग लिख लें या पढ़ भी लेगा, क्वेश्चन तो गिवन ही है पीडीएफ में, मतलब क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, क्वेश्चन एजम्पशन के साथ गिवन है कि आपका जो करंट सेटिंग जो है ना वो 100% पे हुई हुई है। इसका मतलब क्या है, इसको समझते हैं थोड़ा सा। करंट सेटिंग का मतलब ये है, आपको पता है कि सीटी जो आपका होता है, सीटी करंट ट्रांसफार्मर, उसका जो सेकेंडरी होता है, करंट ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी होता है, सेकेंडरी वाइंडिंग जो होती है वो रिले के इनपुट पे जा रही होती है। सही, अब बस इसी रेशियो का हमें सेट करना होता है कि कितना सेकेंडरी का करंट आपका रिले कॉइल पे आए, ये रिले कॉइल पे ट्रांसफर हो, तो वो उस सेटिंग को हम बोलते हैं करंट सेटिंग। तो यहाँ पर अजम्पशन ये थी, अजम्पशन में गिवन था कि रिले कॉइल करंट, आपका रिले कॉइल करंट है, मतलब जो गिवन है वो 1 एम्पियर है, यानी उसके इनपुट पे 1 एम्पियर आ रहा है। अब यहाँ पर एक और ट्विस्ट ये गिवन था कि करंट सेटिंग अगर तो पेपर में मेंशन है, लेट्स सपोज 80% मेंशन है, तब तो आपको वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, पिकअप वैल्यू ऑफ करंट इज इक्वल टू सीटी सेकेंडरी करंट मल्टीप्लाई बाय करंट सेटिंग। फिर करंट सेटिंग 80% रखने के बाद आपको सीटी का सेकेंडरी करंट मालूम करना पड़ेगा। सही है, लेट्स सपोज यहाँ पर होता है 1.25, लेट्स सपोज मैं आपको एक अज्यूम करें और कुछ करें लिख लें, ज्यादा बेहतर है। लेट्स सपोज यहाँ भी मैंने 1 लिखा हुआ है, मेरा जो करंट है रिले कॉइल करंट वो मुझे एजम्पशन में ही गिवन है कि 1.25 एम्पियर है। लेट्स सपोज लिखें सेकेंडरी और रिले कॉइल करंट इज गिवन एज 1.25 एम्पियर, लेकिन कंडीशन ये है कि मुझे सेकेंडरी और जो करंट सेटिंग रखने हैं, सेकेंडरी की सीटी की सेकेंडरी की करंट सेटिंग वो 125 एम्पियर पे रखनी है। तो इस केस में जो आपके पास
तो सेकेंडरी का करंट होगा वो फिर 1.25 एम्पेयर नहीं होगा, वो आपको फिर निकालना पड़ेगा। किस तरह? 125 पे सेटिंग हुई हुई है, आप क्या करेंगे, पिकअप वैल्यू को पता है रिले की क्या है 1.25, 1.25 को डिवाइड करते हैं 1.25 से, परसेंटेज को कन्वर्ट करेंगे जब आप 100 से डिवाइड करने के बाद, तो आपके पास क्या आ रहा होगा, क्या आ रहा होगा, सेकेंडरी करंट 1 आ रहा होगा। फिर आपको यहाँ 1 रखना होगा, 1.25 नहीं रखना होगा। यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि हमें रिले कॉइल करंट 1 गिवन है और साथ ही साथ करंट सेटिंग भी 1 गिवन, यानी जितना करंट आपके पास रिले कॉइल का है वही सेकंड, यानी जितना सेकेंडरी का करंट है, सीटी की सेकेंडरी करंट है, वही आपके पास ट्रांसलेट हो रहा है रिले कॉइल पे। ठीक है, इसका मतलब आपके पास 100% पे आपके पास क्या हो रही है, सिटी सेट हुई है, 100% सिटी सेट हुई है, 100% आपको करंट ट्रांसफर कर रही है स्टेप डाउन होने के बाद रिले कॉइल पे। ये मेरी बात समझ आई? तो यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, 100% सी एस सेटिंग रख रहे हैं, करंट सेटिंग रख रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि जो रिले कॉइल करंट जो 1 एम्पीयर में जो एजम्पशन भी गिवन है वही आपके पास सेकेंडरी पे अपेयर हो रहा है। तो 100:1 मेरे पास क्या होगी, करंट सेटिंग होगी। ये अगर किसी को समझ में ना आए तो मुझसे पूछ भी लेगा बाद में मैसेज के थ्रू, लेकिन फिर भी अगर मैं कोशिश करूंगा इसको दोबारा एक्सप्लेन करूं एट दी एंड। तो मैं इसकी, ये मैंने की पॉइंट रखा हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें अगर आपने सही से नहीं देखा इसको तो आगे बहुत मुश्किल आ सकती हैं कैलकुलेशन में। प्लग सेटिंग मैंने आपको, प्लग सेटिंग बहुत आसान है। प्लग सेटिंग होती है कि आपको ना करंट सेट करना है, यानी किस करंट पे आपका रिले ऑपरेट करे। अब जाहिर सी बात है, अगर मुझे रिले ऑपरेट करवानी है तो उसको उसी वक्त ऑपरेट होना है जब मैक्सिमम लोड करंट से करंट ज़्यादा हो जाए, यानी फॉल्ट करंट फ्लो करना शुरू हो जाए। और फॉल्ट करंट, कौन सा फॉल्ट करंट फ्लो करना चाहिए, मिनिमम फॉल्ट करंट फ्लो करना चाहिए। सही, यानी जैसी मिनिमम फॉल्ट करंट रिले में से फ्लो करे, आपका सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो जाए थ्रू रिले। तो अब यहाँ पर मिनिमम फॉल्ट करंट बस सी भी गिवन था, वो कितना था, 5 किलो एम्पेयर। तो इसका मतलब प्लग सेटिंग ऐसी मेरी होनी चाहिए, यानी रिले की सेटिंग ऐसी होनी चाहिए करंट की कि इट शुड ऑपरेट बिलो द 5 किलो एम्पेयर करंट एंड शुड ऑपरेट आफ्टर 1000 एम्पेयर करंट। 1000 एम्पेयर करंट क्या है, ये मैक्सिमम लोड करंट है जो मुझे कहाँ से मिला है, जो बस डी में फ्लो कर रहा है। अच्छा, ये बस डी का मैक्सिमम लोड करंट है, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? सही। अच्छा, आप इस सवाल पूछ सकते हैं कि हम कि फॉल्ट तो हम अकर कर रहे हैं बस सी पे, लेकिन लोड करंट हम ले रहे हैं बस डी का, ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि जब हम रिले की सेटिंग करते हैं तो टर्मिनेटिंग एंड से स्टार्ट लेते हैं। तो हमेशा जो आपका क्या कहते हैं, जो मैक्सिमम लोड करंट होगा वो आपका, वो लोड करंट होगा जो कि आपका एंड पे लगा हुआ है। तो मैक्सिमम लोड करंट हमेशा हमेशा हम यहीं से स्टार्ट लेंगे। तभी हम रिले की सेटिंग बस, मतलब रिले की जब सेटिंग कर रहे होते हैं तो हम, अब देखें करंट सेटिंग में कर रहा हूँ तो रिले सी से स्टार्ट लिया है, मैं चाहता तो रिले ए से लेता, नहीं, हमेशा आपको टर्मिनेटिंग एंड से स्टार्ट लेना है और आपको मैक्सिमम लोड करंट हमेशा आपको आखिरी बस जो कनेक्ट हुई है उसका मैक्सिमम लोड करंट लेना। मैक्सिमम लोड करंट की बात कर रहा हूँ, फॉल्ट करंट की बात नहीं कर रहा। फॉल्ट करंट ये ना हो कि आप इसका ले लें 4 किलो एम्पियर, ना 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 ना। फॉल्ट करंट तो आपका 5 किलो एम्पियर आपका बस सी का ही होगा, जो बस सी फ्लो कर रहा है। मैक्सिमम लोड करंट जो होगा वो बस डी का होगा, यानी सबसे एंड वाली बस जो होगी। ये बात समझ आई? बस ये इंपॉर्टेंट बात ही थी। अब मैंने क्या किया कि यहाँ पर सिटी रेशियो अप्लाई कर दिया, सही, 100:1 हो गया ये, ठीक है। अच्छा, 100 एम्पियर से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, मतलब 100 एम्पियर से ज़्यादा ही होगा, मतलब अगर कम में अगर वो ट्रिप कर दिया तो फ़ायदा क्या, मैक्सिमम लोड करंट तो प्रिमिसिबल लोड करंट होता है, वो तो फ्लो करना चाहिए इसमें, उससे ग्रेटर देन और लेस देन मिनिमम फॉल्ट करंट, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब रिले ए के बी के लिए बात करते हैं। अब रिले बी की क्या सेटिंग होगी, उसका मैक्सिमम लोड कर हम कौन सा लेंगे, कौन बताएगा, कौन चीता मुझे बताएगा, या कौन मुझे बताएगा कि अब मैक्सिमम लोड करंट कौन सा लेंगे। अगर मैं रिले बी के लिए सी टी रेशियो डिफाइन कर रहा हूँ, यानी इस रिले के लिए सी टी रेशियो, ये जो सी टी रेशियो है मेरा, ये जो सी टी रेशियो है, ये सी टी जो मैंने बनाई हुई है जिप्सी, इस सी टी रेशियो को डिफाइन करने के लिए मैक्सिमम लोड करंट में कौन सा लूँगा, क्या अभी भी इस बस का लूँगा, जी, इस बस का लूँगा, इस बस का लूँगा और प्लस इस बस का लूँगा, क्योंकि ये रिले एक्ट कर रही है एज अ बैकअप एंड प्राइमरी प्रोटेक्शन फॉर बस बी, एज अ प्राइमरी प्रोटेक्शन फॉर बस बी एंड एक्ट एज अ बैकअप प्रोटेक्शन फॉर बस सी एज वेल, सही। तो इसका लोड करंट और इसका लोड करंट दोनों आपको इंक्लूड करने पड़ेंगे। तो कुछ भी नहीं किया मैंने, बस डी का लोड मैक्सिमम लोड करंट मुझे पता था कितना था, 100 एम्पियर था, सही है। तो नहीं सॉरी, ये तो सॉरी, ये परसेंटेज के साथ आया था, सॉरी, ये था आपका,
ये करंट 869 आपका ये करंट आ गया 869 देखें, ये मैक्सिमम लोड करंट आ गया बस डी का। और कुछ भी नहीं किया मैंने, उसके बाद मैंने देखा बस सी पे आपके पास क्या क्या कनेक्ट हुआ है। देखें 652 एम्पेयर का लोड कनेक्ट हुआ है और 218 का लोड कनेक्ट हुआ है। तो मैंने इनको ऐड करवाया और उसके बाद मैंने 0.15 वाला जो फैक्टर होता है मेरे पास वो मैंने इसमें ऐड कर दिया, मतलब मल्टीप्लाई करा 0.15 मल्टीप्लाई इसको टोटल किया और मल्टीप्लाई करवा दिया और फिर इनको रिजल्टेंट ऐड कर लिया इनका। तो 2000 एम्पेयर मेरे पास करंट आ रहा था। सीटी रेशियो क्या होगा मुझे कौन बताएगा, क्योंकि करंट सेटिंग मेरी 100% पे सेट हुई है, यानी जो रिले कॉइल करंट है वो 1 एम्पेयर है और चूंकि सी एस सेटिंग मेरी 100%, इसका मतलब सेकेंडरी का करंट भी क्या होगा 1 एम्पेयर होगा। अगर लेट सपोज ये 125 एम्पेयर पे करंट सेटिंग हुई होती तो फिर आपका रिले कॉइल करंट 1.25 होता, लेकिन सीडीआर करंट क्या हो जाता 1 एम्पेयर। ठीक है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो रिले कॉइल करंट है वो भी 1 एम्पेयर है और सीडी का जो सेकेंडरी करंट है वो भी 1 एम्पेयर है। इसका दोनों सेम, यानी जो जो सेकेंडरी पे आ रहा है करंट स्टेप डाउन होने के बाद वही आपके पास अपेयर हो रहा है एज अ इनपुट टू दी रिले, क्योंकि आपने सी एस सेटिंग जो आपने मैक्सिमम फॉल्ट लेवल जो सेट किया हुआ है रिले के लिए वो 100% किया हुआ है। इसको बोल दैट इज नोन एज करंट सेटिंग, इसको प्लग सेटिंग भी बोल सकते हैं। तो इसके लिए जो प्लग सेटिंग आएगी वो 200 मतलब 2000 एम्पेयर से ग्रेटर देन होना चाहिए करंट। इस पिकअप ये पिकअप वैल्यू भी कर सकते हैं, पिकअप वैल्यू करंट भी है ये, और लेस देन होना चाहिए मिनिमम फॉल्ट। अच्छा मिनिमम फॉल्ट करंट आपका बस सी का ही होगा हमेशा, जिस बस से फॉल्ट आया ना उस बस का ही हमेशा मिनिमम फॉल्ट करंट होगा, जिस बस से फॉल्ट आया उसी का हमेशा मिनिमम फॉल्ट करंट होगा 5 किलो एम्पेयर, बस ये ध्यान में रखना है। जो जिस बस से फॉल्ट आया उस बस का ही मिनिमम फॉल्ट करंट। सही। अच्छा अब करना है डिसाइड हमें। अच्छा ये और आखिरी आखिरी रिले रह गई। आखिरी रिले कौन सी है, रिले ए। रिले ए का मुझे कौन बताएगा। रिले ए एक्ट कर रही है एज अ प्राइमरी प्रोडक्शन फॉर बस ए एंड एज अ बैकअप प्रोडक्शन फॉर बस बी एंड सी एज वेल। तो मेरे पास जो लोड करंट आ रहा होगा वो इसका लोड करंट आ रहा होगा, इसका लोड करंट आ रहा होगा, मतलब इसका लोड करंट आ रहा होगा और बस इसका ही लोड करंट, बस इन तीनों के लोड करंट आ रहे होंगे। ये बात समझ आई। इसका लोड करंट नहीं होगा, जिस ये बस ना ये इसका लोड करंट इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि ये एज अ प्राइमरी प्रोडक्शन कर रही है फॉर बस बी और एक्ट एज अ बैकअप प्रोडक्शन फॉर बस सी, और बस बी एज अ प्राइमरी प्रोडक्शन है फॉर बस सी और बैकअप प्रोडक्शन नहीं, मैंने शायद गलत बोल दिया। मतलब मैं बताता हूँ दोबारा, बस सी पे फॉल्ट अप्लाई हुआ, बस सी के पहले जो रिले लगी वो एज अ बैकअप है और इसकी नेक्स्ट वाली जो है वो प्राइमरी है। ठीक है, इसी तरह बस बी की जो ये वाली जो रिले है जो बस ए पे कनेक्ट की वो एज अ बैकअप है, एज अ बैकअप है और ये एज अ प्राइमरी, ये एज अ बैकअप प्रोडक्शन। ये पूरी जो आगे जो जितनी रिलेज लगी हुई ना, जितनी बस में रिलेज लगी वो इनके लिए एज अ बैकअप प्रोडक्शन है। मेरी बात समझ आ रही है, एज अ बैकअप प्रोडक्शन है और बस ए के लिए एज अ प्राइमरी प्रोडक्शन है। ठीक है, सही। तो यहाँ पर जो हम फॉल्ट करंट जो लेंगे ना वो फॉल्ट करंट लेंगे जब, यानी जहाँ रिले कनेक्ट हुई ना, जहाँ रिले कनेक्ट इसके आगे वाला जो बस है उसका उसका मैक्सिमम लोड करंट लेंगे। मेरी बात समझ आ रही है। फॉल्ट करंट तो हम जिस बस पे हमने फॉल्ट डाला है उसी का ही फॉल्ट करंट लेंगे, लेकिन मैक्सिमम लोड करंट उसके आगे जितनी बसेस लगी हुई उन सब का मैक्सिमम लोड करंट लेंगे विद ओवरलोड दैट इज गिवन विद सम परसेंटेज। इस केस में 15% गिवन है। बात समझ आई। इसका इसका नहीं होगा हमारे, इसका आपके पास लोड नहीं आ रहा होगा। सही है, तो बस कुछ भी नहीं हुआ। ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये लोड करंट ऐड होगा, ये लोड करंट ऐड होगा, ये लोड करंट ऐड होगा प्लस 0.15 मल्टीप्लाई बाय इन सबका सम, और आपके पास क्या आंसर आ जाएगा। रिमेंबर मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, जहाँ रिले कनेक्ट हुई है इसके आगे की जितनी बसेज हैं उन सब का मैक्सिमम लोड करंट ऐड होगा। लेट्स सपोज बस सी पे जब रिले हम देख रहे थे तो उसके आगे जो बस सी बस डी थी उसका मैक्सिमम लोड करंट आया। फिर जब बस डी की रिले की बात की तो बस सी और बस डी का मैक्सिमम लोड करंट आया। सिर्फ बस ए की रिले की बात कर रहा हूँ तो बस बी बस सी और बस डी तीनों का मैक्सिमम लोड करंट आएगा विथ ओवरलोड परसेंटेज। क्लियर है। अच्छा अच्छा, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब रिले बी की बात कर लेता हूँ मैं। अच्छा रिले बी कह रहा हूँ, ए की बात कर लेता हूँ। मैक्सिमम लोड कर वही आ गया 1739, ये मेरे पास सम हो के आया हुआ था। कहाँ से आया 1739, ये रहा 1739, ये इसका मैक्सिमम लोड करंट हो गया 1739 प्लस बस
बी पे जो लोड कनेक्ट 348 और 522, मैं लिखा भी देता हूँ, देखिए 348 और 522 इनको ऐड किया, ओवरलोड परसेंटेज मल्टीप्लाई किया और सम कर दिया, तो 3000 एम्पियर आ गया। तो अब इसकी प्लग सेटिंग क्या होनी चाहिए आपके पास, 3000 कॉलन 1, सही। सी टी जो रेशियो है वो 1 एम्पियर है, क्योंकि सी एस आपकी 100% में सेट हुई हुई है। बस आपका पहला काम तो हो गया। ये स्टेप नंबर 1, जिस बस पे फॉल्ट आया आपका, सॉरी, जिस बस पे भी फॉल्ट आया उन सब बस के लिए ये फॉर्मूला सेम ही रहेगा, सेम ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। आप किसी बस पे फॉल्ट डालना, ये स्टेप सेम ही रहेगा। अब थोड़ा जो चेंज आएगा ना वो यहाँ आएगा, ठीक है, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही? अच्छा, एज्यूम, अब सबसे पहले तो फिर से वापस से टर्मिनेटिंग एंड, हमें अब क्या करना है, टाइम सेटिंग रिले, हम पिकअप वैल्यू तो हमने सब डिफाइन कर लिए, किस वैल्यू पे ऑपरेट होगा, क्या होगा, ये हमें पता चल गया, किस करंट पे ऑपरेट होगा। अब है इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर, दैट इज नोन एज डिले टाइम और ऑपरेटिंग टाइम ऑफ द रिले। डिले टाइम और द ऑपरेटिंग टाइम ऑफ द रिले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं बस सी पे जो रिले कनेक्ट हुई है आर सी, बस सी पे जो रिले कनेक्ट हुई है आर सी, फर्स्ट वी हैव टू सेट द टाइम, सेट द डिले टाइम फॉर और द ऑपरेटिंग टाइम फॉर दिस रिले, ठीक है, क्योंकि हमेशा टर्मिनेटिंग एंड से आपको देखना है नेटवर्क को, हमेशा बार बार ये वर्ड यूज करता रहूँगा जब तक कि क्लास खत्म नहीं हो जाती, ताकि आप लोगों को ये ध्यान में बैठ जाए कि हमेशा आपको टर्मिनेटिंग एंड से ही देखना है, कुछ भी हो जाए। अच्छा, बस कुछ भी नहीं है। अब आगे क्या क्या चीज़ होती है, ऑपरेटिंग टाइम निकालने का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ये फॉर्मूला आपको याद करना होगा। आईडीएमटी रिले का फॉर्मूला ये है, ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा फॉर वेरी इनवर्स ओवरकन रिले और एक्सट्रीम इनवर्स ओवरकन रिले के लिए फॉर्मूला अलग अलग है। आईडीएमटी का फॉर्मूला ये है, इसमें सबसे पहले तो आपको टाइम मल्टीप्लाई सेटिंग, यानी जिस टाइम पे आपका रिले ऑपरेट होना चाहिए आइडियली, यानी जिस टाइम सेटिंग पे वो टाइम आपको पता है, यानी हम सपोज करके चलते हैं 0.1 सेकंड पे आइडियली आपका ऑपरेट हो जाना चाहिए, ये वो टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग, यानी इस मल्टीप्लायर पे आपका रिले ऑपरेट हो जाना चाहिए, तो वो हमने रखा। ये ऑपरेटिंग टाइम नहीं है, ये मल्टीप्लायर है, ये उस रिले का मल्टीप्लायर है जिस मल्टीप्लायर को मल्टीप्लाई करने पे उस ऑपरेटिंग टाइम के फॉर्मूले पे आपका जो आंसर आएगा, तो उस टाइम पे उस टोटल रिजल्ट पे आपके पास रिले, आप जो टोटल रिजल्ट आएगा उस रिले, यानी जिस टोटल, यानी फॉर मैं आपको समझाता हूँ, ये मल्टीप्लायर सेटिंग वो सेटिंग है, ठीक है, ये ऑपरेटिंग टाइम नहीं है रिले का, ऑपरेटिंग टाइम नहीं है ये, इसको हर किस आप ऑपरेटिंग टाइम, ये मल्टीप्लायर है उस ऑपरेटिंग टाइम का, जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास एक्चुअल ऑपरेटिंग टाइम आ जाएगा रिले के, रिले का क्या ऑपरेटिंग टाइम, तो ये आपको सेट करना पड़ेगा। ये एज्यूम करके रखते हैं सब 0.1 सेकंड, सही, सबसे पहले हम ज्यूम करके रखते हैं, ये आप हमेशा आप ना, सही, सबसे पहले आप इसको अज्यूम करके रख लें 0.1 सेकंड, ठीक है, कोई मसला तो नहीं, मैं भी अज्यूम करके चलूंगा, आप भी अज्यूम करके चलें। अच्छा, अब आपको प्लग सेटिंग मल्टीप्लाई बेसिकली आपकी फॉल्ट करंट लेवल को डिफाइन करता है, यानी किस टाइप का किस मतलब सीवियरिटी डिफाइन करता है फॉल्ट की ना, यानी इसमें मैक्सिमम फॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम फॉल्ट करंट। अच्छा, जब मैं टाइम सेटिंग कर रहा हूँ रिले के लिए, तो मैं यानी जैसे आपको ऑब्जेक्टिव बताया था कि हम मैक्सिमम मिनिमम के लिए डिफाइन करेंगे और मतलब वेरीफाई करेंगे रिले को ना, तो अभी फिलहाल जो मैं सेटिंग कर रहा हूँ ना रिले की, वो मैक्सिमम फॉल्ट करंट भी कर रहा हूँ, तो प्लग सेटिंग मल्टीप्लाई पे जो मेरे पास न्यूमिनेटर जो आएगा, जो फॉल्ट लेवल आएगा वो मैक्सिमम फॉल्ट लेवल आएगा, और बस कौन सी है, सी, तो उसका फॉल्ट करना मैक्सिमम फॉल्ट करना आपको पता होना चाहिए, पता नहीं हो ना हो वो मसला नहीं है, गिवन है मैक्सिमम फॉल्ट करना कितना है, 35 किलो, नहीं बस सी बनाना 10 किलो एम्पर, ठीक है, 10 किलो एम्पर, ठीक है, ये 10 किलो एम्पर आ गया। अब ये कोई मुझसे पूछ सकता है इसको मिल रहा है 1/1000, क्योंकि 1/1000 ये टर्न रेशियो है, जो आपको टर्न रेशियो जैसे पता है। अब आपका हम टर्मिनेटिंग एंड से देख रहे हैं, तो टर्मिनेटिंग एंड से देखें तो ये आपके पास वो आ रहा है, एक सी टी आ रहा है, करंट ट्रांसफार्मर आ रहा है, जैसे पता है इसमें टर्न रेशियो अप्लाई होगा, और टर्न रेशियो मेरे पास क्या है 1000/1, और हम राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, तो क्या करना होगा हमें, यानी सॉरी करंट किस तरह फ्लो कर रहा है आपका, यूँ 100, सॉरी 100, बार बार 100 में बोल देता हूँ, 1000 है, तो मुझे इस साइड, अब मैं इस तरफ टर्मिनेटिंग एंड से देख रहा हूँ तो 1:1000 होगा,
तो जो करंट मेरा मैक्सिमम इस बस से फ्लो कर रहा है उसको मैं वो स्टेप डाउन होकर आ रहा होगा, जाहिर सी बात है, तो कितना बीच में सीटी लगा हुआ है जो कि स्टेप डाउन कर रहा होगा उसकी रेशियो से, तो वो रेशियो क्या है 5/1000। अब मुझे कौन बताएगा कि अगर यहाँ पर होता लेट्स सपोज 1000:1.25, तो फिर यहाँ पर क्या आता आंसर बता देंगे अब। 10,000 मल्टीप्लाई में 1.25 डिवाइड 1000 आ जाता है, सही। क्योंकि जैसे बताए जो करंट मैक्सिमम फ्लो कर रहा है बीच में सीटी लगा, सीटी की वजह से क्या हो रहा है कि वो स्टेप डाउन हो रहा है। तो किस रेशियो से स्टेप डाउन हो रहा है वो रेशियो में पहले ही निकाल चुका हूँ, सीटी रेशियो में डिफाइन, तभी देखा सीटी रेशियो कितना इंपॉर्टेंट है। सीटी रेशियो अगर आपने गलत निकाल लिया ना, फॉर एग्जाम्पल आपने करंट स्टार्टिंग से देखी नहीं, 1.25 आपने यहाँ पर लिख दिया, आपने देखा ही नहीं वो 100% पे सेट हुआ था, जबकि रेडियो कॉइल आपने देखा 1.25 एम्पेयर है, आपने आंखें बंद करके बस 1.25 एम्पेयर पे आप स्टेप डाउन करवा दिया सीटी को, और आपने देखा ही नहीं करंट सेटिंग 125 एम्पेयर पे और 125% की थी। तो इससे आपका आंसर पूरा गलत हो जाएगा। और ये सिर्फ ये गलत नहीं होगा, आगे के बहुत सारे पैरामीटर गलत हो जाएंगे, हर रिले के लिए गलत हो जाएगा। बहुत बहुत देख के करना है आपको इसको। 10 यहाँ पर आया, ये क्या है सेकेंडरी करंट 1, तो कि जो सेकेंडरी करंट है वही आपके पास ट्रांसलेट हो रहा है रिले कॉइल पे, वो भी 1 है। तो 1 मल्टीप्लाई करंट सेटिंग मैंने 100 पे की हुई है, तो उसको डिवाइड बाय 100 करने में 1 आ गया, सही है, तो प्लस सेटिंग मल्टीप्लाई आ गया। बस फिर मैंने क्या किया, ऑपरेटिंग टाइम रिले सी के लिए निकाल लिया। ये मुझे एक्चुअल ये वही कह रहा था, ये ऑपरेटिंग टाइम नहीं है 0.1 सेकेंड, इस मल्टीप्लायर को यूज करने के बाद जो मेरे पास ऑपरेटिंग टाइम है ये एक्चुअल ऑपरेटिंग टाइम है रिले के लिए, यानी टाइम पे इस टाइम को अचीव करने के बाद जब फॉल्ट मैक्सिमम फॉल्ट करंट फ्लो करे, यानी मैक्सिमम फॉल्ट करंट की प्रोडक्शन मिलेगी, जब मैक्सिमम फॉल्ट करंट प्रोडक्ट जा रहा होगा, फ्लो कर रहा होगा रिले में से, तो रिले को इस टाइम तक लाजमी नेटवर्क को ट्रिप करा देना है। ट्रिप नहीं होगा इसका मतलब आपका अब क्योंकि मैक्सिमम फॉल्ट करंट फ्लो कर रहा है, मिनिमम फॉल्ट करंट तो अभी इसका मतलब मिनिमम फॉल्ट करंट फ्लो कर चुका होगा, उसकी सेटिंग अलग से करेंगे। लेकिन अगर मैक्सिमम फॉल्ट करंट फ्लो कर रहा हो और इस टाइम पे 0.2970 पे अगर ट्रिप नहीं होता, तो इसका मतलब आपने कोई गड़बड़ की कैलकुलेशन में और आपका नेटवर्क जो है वो आपकी वजह से खराब हो सकता है, मेरी वजह से खराब हो सकता है, सही है। अच्छा रिले बी की बात करेंगे। रिले बी के लिए बहुत आसान है, ऑपरेटिंग टाइम और रिले बी निकालना है। तो अभी मैंने आपको जैसे बताया था रिले बी एक्ट कर रही है एज अ बैकअप प्रोटेक्शन फॉर रिले सी, ठीक है, और और एज अ प्राइमरी प्रोटेक्शन फॉर रिले ए। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल जो ऑपरेटिंग टाइम मुझे रिले सी का पता चल चुका है उसको ऐड करूंगा सर्किट ब्रेकर ऑपरेटिंग टाइम से, जो मुझे रिले सी का पता होना चाहिए वो मुझे गिवन है 0.4 मुझे गिवन है, मैं एजम्पशन नहीं गिवन था, मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया। और मुझे ओवरशूट टाइम पता होना चाहिए, ओवरशूट टाइम जो मुझे गिवन है इस केस में वो 5% ऑफ दी वैल्यूज है सर्किट ब्रेकर और रिले की। तो कुछ भी नहीं है, मैं बता देता हूँ किस तरह करना है आपको। ये देखें आप यहाँ पर हैं, तो 0.290 आपने क्या, अब आपको रिले बी के लिए सेटिंग करनी है, तो रिले सी का टाइम प्लस सर्किट ब्रेकर रिले सी का जो सर्किट ब्रेकर है, ठीक है, उसका ऑपरेटिंग टाइम 0.4 ऐड करना है 5% ऑफ द ऑपरेटिंग टाइम ऑफ सर्किट ब्रेकर ऑफ रिले बी एंड ऑपरेटिंग टाइम ऑफ द रिले बी। तो बस कुछ भी नहीं करना है आपने, सबसे पहले तो जो ऑपरेटिंग टाइम आपने रिले सी के निकाला है वो ऐड किया, प्लस 0.4 किया, ये आपका सर्किट ब्रेकर ऑपरेटिंग टाइम है, प्लस 0.05 जो 5% को डिवाइड किया 100 से 0.05 मल्टीप्लाई है, इन दोनों का टोटल कर लें, इन दोनों क्वान्टिटीज़ का टोटल कर लें, तो फिर आपको क्या मिल जाएगा, ऑपरेटिंग टाइम रिले बी का मिल जाएगा। आप मुझे सवाल पूछ सकते हैं कि भाई तुम इससे भी तो निकाल सकते थे, इससे मैं नहीं निकाल सकता कि इसका तो मैंने एज्यूम कर लिया था, बार बार थोड़ी एजम्पशन लेके चलूंगा, पूरा न्यूमेरिकल एजम्पशन में थोड़ी लेके चलूंगा, इसका मुझे पता ही नहीं है, तो मैं इसको फिर नहीं निकाल सकता उस फॉर्मूले से। हाँ, अब ऑपरेटिंग टाइम आ गया, अब मैं टीएमएस मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो उसके लिए मैंने पीएसएम कैलकुलेट किया, वही 10,000 मेरा मैक्सिमम फॉल्ट करना फिक्स है, ये टर्न रेशो आ गया, इस केस में टर्न रेशो हमने क्या निकाला था रिले बी के लिए 1/2000, यानी 2000 तो 1/2000 पे ये स्टेप डाउन हो रहा होगा, 5 आ गया आपके पास। फिर हमने क्या किया, आपने टीएमएस कैलकुलेट किया, सही, टीएमएस कैसे कैलकुलेट करेंगे, वही फॉर्मूला आपने यूज़ किया, मैंने इक्वेशन 1 में पहली फॉर्मूला लिख दिया था, ये था ऑपरेटिंग में पता चल गया 0.14 फैक्टर है, टीएमएस कैलकुलेट करना, पीएसएम पता चल गया 0 की पावर 0.02, ये भी आप याद रखिएगा -1, सिंपल फॉर्मूला इंपोर्ट किया और आपके पास टीएमएस भी पता चल गया, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ मैं, जब भी कैलकुलेशन कर रहा हूँ ये वेरीफाई कर लीजिएगा कि ऑपरेटिंग टाइम जो रिले सी का जाया था हमेशा उससे कम ही होना चाहिए आपका रिले बी का ऑपरेटिंग टाइम, और ये वेरीफाई भी हो रहा है, सही है, इसका मैं जा रहा है।
अगर ये कोई मसला हुआ कैलकुलेशन में तो फिर इसका मतलब आपने कुछ देखना पड़ेगा इस टाइम आपको। अच्छा, इसी तरह TMS जो हमारा 0.1 था उससे भी ज़्यादा आना चाहिए, और आ भी रहा है अलहमदिल्ला 0.170 आ रहा है। ठीक है, बस हो गया आपका। बस सी के लिए आपको सारे पैरामीटर पता चल गए। आपने इसको टैबलेट फॉर्मूला लिख दिया, RC हमने लिख दिया फॉल्टेड बस सी। ये RB आपका बैकअप प्रोडक्शन है। CT रेशो हम निकाल चुके हैं, करंट सेटिंग 100% में सेट हुई है। TSM आपका बस सी के 10 आया था, बस बी के लिए 5 आया था। TMS 0.1 हमने जिम किया था, और 0.170 हमें बस बी का पता चला है, और ऑपरेटिंग टाइम दोनों के हमें पता चल गया। एक सवाल आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे, एक इम्पॉर्टेंट सवाल आप मुझसे पूछ सकते हैं कि भाई जहाँ पर रिले ए बी पे तो लगी हुई है, तो ए के लिए हमने काम क्यों नहीं किया? ज़रूरत ही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अब देखें ना बस सी है। अब मुझे दोनों जो उसकी लेफ्ट राइट जो प्रोडक्शन लगी हुई है, जब मुझे वो पता चल गई है, तो मैं अब इसका निकाल के क्या करूँगा? आप चाहो तो निकाल लो, लेकिन ये आपका एक्स्ट्रा काम होगा, इसमें नंबर भी कट सकते हैं, क्योंकि देखिए ना इसका कोई रोल ही नहीं है ना। आपकी प्राइमरी प्रोडक्शन का भी आपको पैरामीटर पता चल गया, पिकअप वैल्यू पता चल गया, और टाइम डिले पता चल गया, और आपको जो आपका जो बैकअप है उसका भी पता चल गया आपको। तो फिर आपका बस सी आपकी प्रोडक्ट हो चुकी है, इसकी प्रोडक्शन स्कीम आपने डिज़ाइन कर ली है। अब जो आप करोगे ना, अगर रिले ए के लिए काम करोगे, बस बी के लिए काम करोगे, और बस बी हमारा अभी फिलहाल ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो आप छोड़ दो फिलहाल इसको। सही है, बस हमारा डिज़ाइन। अब आपको वेरिफिकेशन करनी है। मैंने आपको बताया था कि हमें ऑब्जेक्टिव इस तरह फुलफिल करना है कि योर रिले शुड ऑपरेट एट मैक्स, शुड वेरीफाई और शुड मीट द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फेस फॉल्ट करंट। तो मैक्सिमम के लिए तो डिज़ाइन हो गई सही, रिले सही आ रहा है, बिल्कुल हमने डिज़ाइन कर लिया। अब वेरिफिकेशन के लिए आपको देखना है कि रिले जो है वो मिनिमम फॉल्ट करंट पे सही ऑपरेट हो रही नहीं हो रही। ऐसा तो नहीं है वो मिनिमम फॉल्ट करंट पे ऑपरेट ही नहीं हो रही हो, और मैक्स जैसी फॉल्ट करंट मैक्सिमम आ रहा है तब ऑपरेट हो रही हो, मिनिमम फॉल्ट करंट पे आप क्या पता वो फॉल्ट आपका मेजर फॉल्ट में कन्वर्ट हो चुका हो है, या हो सकता है सही इसके इसी मिनिमम फॉल्ट करने की वजह से कोई इक्विपमेंट आपका खराब वैसे ही हो गया हो, और मैक्सिमम फॉल्ट करने पे ऑपरेट हो रहा हो। ऐसा होना ही नहीं चाहिए। इसका मतलब इससे भी कम जो टाइम अभी हमने मालूम किया ना, जो टाइम अभी हमने मालूम किया है, ये वाला टाइम, आई एम सॉरी, ये टाइम जो अभी मालूम किया है, इस ये तो टाइम है मैक्सिमम फॉल्ट करने के लिए। हमें जो डिज़ाइन करनी है, स्कीम डिज़ाइन करनी है, वो दोनों के लिए करनी है। अब देखना ये है कि अब वेरिफिकेशन में ये देखना है कि अगर मैं रिले को ऑपरेट करूं, यानी मिनिमम फॉल्ट करंट अगर सर्किट में फ्लो कर रहा है, तो रिले सही बिहेव कर रही नहीं कर रही, सही से ऑपरेट हो रही नहीं हो रही, इससे कम टाइम पे ऑपरेट होना चाहिए मिनिमम फॉल्ट करंट पे। अगर तो ऐसा होता है कि इसके ज़्यादा करंट आप मिनिमम फॉल्ट करंट फ्लो कर रहा है और ये ज़्यादा टाइम ले रही है, तब तो उसका मतलब आपका प्रोडक्शन स्कीम बिल्कुल ही ख़राब हो गई है। मिनिमम फॉल्ट करंट पे ज़्यादा टाइम ले रही है, और मैक्सिमम फॉल्ट करंट पे वो इससे कम टाइम ले रही है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, होता है, होना ही भी चाहिए। तो हम इसको थ्योरी के थ्रू ये वेरीफाई भी करेंगे, कैलकुलेशन के थ्रू देखेंगे भी कि ऐसा वेरीफाई हो रहा है कि इस टाइम से कम टाइम आना चाहिए आपके पास मिनिमम फॉल्ट करंट पे। लेट्स सी, अब देखते हैं। अच्छा, वही काम किया मैंने सबसे पहले, मिनिमम फॉल्ट करंट है बस सी, वही जो पीएस हम कैलकुलेट करते हैं 0.1 सेकंड मेरा एज्यूम किया हुआ है। अब क्या किया, पहले मैंने मैक्सिमम फॉल्ट करंट लिया हुआ था, सही है, 10 kA। अब क्या लूंगा, 5 kA लूंगा मिनिमम फॉल्ट करंट। बस ये चेंज होगा, बाकी सारी चीजें सेम होंगी, जो आपने काम किया था वैसे ही होगा। सही है, एक मिनट मैं थोड़ा कहाँ चला गया, यही था ना, नहीं मैं यहाँ था। सही, पीएसएम आ गया 5 kA मल्टीप्लाई वही जो स्टेप डाउन होने के बाद आपके पास जो करंट जो करंट आपके पास रिमेनिंग जो करंट है मिनिमम फॉल्ट करंट, वो स्टेप डाउन होने के बाद कितना आ गया, 5। ये रेशियो इसका क्या आ गया, 5 आ गया। करंट सेटिंग हमने 1 रखी, 100% रखी हुई, डिवाइड बाय 100 करने के बाद 1 आ गया, और सीटी सेकेंडरी करंट आपके पास क्या है, 1 है। सही। अच्छा, ऑपरेटिंग टाइम जो रिलीज सी का वो क्या है, बस मालूम कर लें, सिंपल, हर चीज़ पता चल गया आपको। 0.1 है, 5 के बाद 0.02 -1 आपको। अब देखें ऑपरेटिंग टाइम रिलीज सी का क्या है, 0.4279, और आप ये मिनिमम फॉल्ट करंट पे है। इसका मतलब IDMT रिले आपका बिल्कुल सही ऑपरेट कर रहा है। क्यों ऑपरेट कर रहा है सही, आप खुद नोट करें कि मैक्सिमम फॉल्ट करंट पे इनवर्स कैरेक्टरिस्टिक वेरीफाई हो रही है या नहीं हो रही है, बिल्कुल हो रही है, और आपकी रिले सेलेक्टिव है। क्यों, क्योंकि देखिए मैक्सिमम फॉल्ट करंट पे वो कम टाइम ले रही है, जितना जितना फॉल्ट करंट बढ़ रहा है, टाइम क्या हो रहा है, ऑपरेटिंग टाइम रिले का कम हो रहा है।
ठीक है, तो नॉन लीनियर रिलेशनशिप हो गया, इसका मतलब आपकी रिले बिल्कुल सही ऑपरेट कर रही है। और जैसे जैसे फॉल्ट करंट कम हो रहा है तो रिले का ऑपरेटिंग टाइम भी क्या हो रहा है, ये भी आपका जैसे जैसे आपका टाइम, जैसे जैसे फॉल्ट का मैग्नीट्यूड आपका कम हो रहा है, फॉल्ट करंट का मैग्नीट्यूड जितना कम हो रहा है उतना ऑपरेटिंग टाइम भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। सही। रिले बी के लिए मैंने बता दिया था, ऑपरेटिंग टाइम आ चुका है रिले का, ओवरशूट टाइम हो गया आपके पास, और आपके पास क्या हो गया, सर्किट ब्रेकर टाइम हो गया, मल्टीप्लाई कर देंगे, ये तो सिंपल वही है। ये है एक्सपेक्टेड। सही। अब निकालेंगे टोटल, टोटल के लिए वही पीएसएम कैलकुलेट करेंगे, टोटल नहीं मतलब एक्चुअल जो, अच्छा ये तो हमने निकाला है इस रिले सी के हिसाब से, सी के हिसाब से निकाल लेना। अब मुझे वो ऑपरेटिंग टाइम रिले बी का कैलकुलेट करना है एट मिनिमम फॉल्ट करंट, जिस पे आपका रिले बी ऑपरेट हो जाना चाहिए, और वो हमेशा ज़्यादा ही होगा एक्सपेक्टेड से। ये तो इसकी कंडीशन पे है ना, ये तो रिले सी की कंडीशन पे, यानी रिले सी का जो ऑपरेटिंग टाइम है उससे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। ये तो इसकी कंडीशन। अब देखिए मैंने रिले बी के लिए जो ऑपरेटिंग टाइम निकाला वो 0.86926 आया, 929 सॉरी। ये तो मेरा रिले सी के बिहेवियर पे है, यानी रिले सी का, अगर रिले सी मेरी फेल हो जाती है मिनिमम फॉल्ट करंट पे, तो रिले बी को इस पे ऑपरेट हो जाना चाहिए, मतलब इतने टाइम पे ऑपरेट हो जाएगी। जैसे आपकी रिले सी फेल हो जाती है तो इस टाइम पे वैसे ही नेचुरली ऑपरेट हो जाएगी, लेकिन एक्चुअली उसको कितने पे होना चाहिए, कैलकुलेटेड कितना होना चाहिए, वो हम कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए पीएसएम पहले कैलकुलेट किया, फिर स्टेप डाउन आपका करंट होकर आ रहा है 1/2000, और डिवाइड बाई वन मल्टीप्लाई वन कर दिया आपने। अब पीएसएम पता चल गया आपको 0.170, वही टीएमएस जो हमने निकाला था रिले सी के लिए, सेम ही रहेगा जो वेरिफिकेशन से पहले निकाला था, ये यहाँ पर मेंशन भी किया 0.170, ये पुट किया हमने, और 2.5 की पावर 0.02 माइनस 1 किया, और हमें पता चल गया यहाँ पर एक्चुअल टाइम किया है आपके पास, जो एक्चुअल टाइम जो रिले का होना चाहिए ट्रिपिंग के लिए वो ये है। और ये हमेशा अगर ये ज़्यादा आ गया आपका, अगर आपका एक्चुअल टाइम और एक्सपेक्टेड टाइम से ज़्यादा आ गया, इसका मतलब आपने सही नंबर सिक्योर कर लिए हैं एग्जाम में भी, और अपनी कंपनी में भी, जहाँ जिस पे आप, जो आपका टास्क था वो भी आपका पूरा हो गया है, आपकी कैलकुलेशन भी सही हुई है। क्योंकि एक्चुअल टाइम जो होगा ना, यानी ये वो टाइम है जिस पे आपका रिले बी है, सी है, बी, रिले बी, नहीं सॉरी मैंने रिले, अरे एक गलती मैंने कर दी है, मैंने रिले सी लिख दिया यहाँ पर गलती से ना, ये रिले बी होगा, मैंने शायद टाइपिंग मिस्टेक टाइपिंग मतलब लिखने में गलती कर दी, रिले सी नहीं है, बी है, मैंने यहाँ सही लिखा है जबकि। तो रिले बी को एक्चुअली, अगर आपका रिले बी सी फेल हो जाता है तो इसको एक्चुअल में इतना टाइम लेना है, अगर तो इससे ज़्यादा ले रहा है वो, इसका मतलब आपका सिस्टम ज़्यादा डैमेज हो सकता है, या फॉल्ट करना आपका मेजर फॉल्ट करने में चेंज हो सकता है। और इसको बाय द विद रिस्पेक्ट टू द रिले सी, इतने फॉल्ट करंट पे, यानी इतने यानी जब फॉल्ट करंट मिनिमम फॉल्ट करंट फ्लो करेगा, तो रिले बी को रिले सी के रिस्पेक्ट से इतने टाइम पे ऑपरेट हो जाना चाहिए, एक्सपेक्टेड तो ये है, लेकिन एक्चुअली वो इतना टाइम लेगा। सही है। बस फिर आपके पास एक कैलकुलेशन छोटी मोटी, और फिर आपने इसको दोबारा टेबलेटिव फॉर्म में लिख दिया, और बस आपके पास ये, ठीक है। सही। अच्छा, यहाँ पर ये चीज़ है कि अगर आपका फॉल्ट अगर होता है बस भी, तो मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, बाकी तो बहुत आसान ही है ये। और अच्छा, अब अगर आप इसको देखें, अगर मैं बस थोड़ा सा बताऊंगा, बाकी आगे के कैलकुलेशन आप खुद भी कर सकते हैं, तो मसला नहीं है। कन्फ्यूजन को देख लेगा, पीडीएफ में शेयर कर दूँगा। बस भी फॉल्ट अगर आता है तो क्या करूँगा, मैंने स्टेटमेंट चेंज कर ली थी, बस भी फॉल्ट आता है, क्या मेरा क्या मेरा जो करंट सेटिंग है रिलीज की, क्या वो चेंज होंगी? नहीं होंगी। मैंने शुरू में बताया था, स्टेप नंबर 1 आप किसी भी बस फॉल्ट डालो, ये स्टेप नंबर 1 आपका रिलीज सी बी और ए के लिए हमेशा सेम ही रहेगा। चलें, ये तो डिसाइड हो गया। और कहाँ चलते हैं ये, क्या मेरी टाइम सेटिंग चेंज होंगी? यस चेंज होंगी। पहले हमने रिलीज सी से स्टार्ट लिया था, अब बस बी के दरमियान जो रिलीज आ रही है, यानी बस बी की अपनी रिले जो एज अ प्राइमरी प्रोडक्शन होगी फॉर बस बी, और यहाँ पर बस ए फिर एक्ट करेगी एज अ बैकअप रिले। पहले बस जब सी पे फॉल्ट आया था तो बस बी एज अ बैकअप रिले एक्ट कर रही थी। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने क्या किया, अगर आप देखें तो मैंने यहाँ यही किया है कि स्टेप नंबर 2 में रिले बी से स्टार्ट लिया, पहले रिले सी से स्टार्ट लिया था। और मैं बस ये इंपॉर्टेंट में बता कि बाकी न्यूमेरिकल आप खुद सॉल्व कीजिएगा आगे।
यहाँ पर भी जैसे मैंने रिले सी के लिए TMS एज्यूम किया था वो 0.10 है, यहाँ पर मैं रिले बी के लिए एज्यूम नहीं करूँगा, यहाँ मैं कैलकुलेट जो कर चुका हूँ ना पहले वही रखूँगा। क्या निकाला था रिले बी के लिए TMS 0.170, तो ये आपका TMS होगा 0.170। ये बस ये चेंज है, बाकी तो आपके पास PSM है, फिर टाइम ऑपरेटिंग टाइम है। ये टाइम ऑपरेटिंग टाइम रिले बी का कम आना चाहिए रिले ए के कंपैरिजन में, बाकी सेकंड बी का ऑपरेटिंग टाइम वगैरह वही है, ओवर शूट टाइम भी वही है, आपके पास दोनों का ऐड करने के बाद 0.05 से मल्टीप्लाई कर देगा। फिर आपके पास क्या है, PSM कैलकुलेट कर लेगा रिले ए के लिए। फिर आपके पास TMS है, फिर टेबलेटेड फॉर्म है। देखिए टाइम मेरा सही है, रिले ए आपकी ज़्यादा टाइम ले रही है ऑपरेटिंग के लिए और एज़ कम्पेयर टू रिले बी, और ऐसा ही होना चाहिए इसको, क्योंकि रिले ए आपका ए जो बस ए पे कनेक्ट हुई वो एज अ बैकअप रिले एक्ट कर रही है। ये बात समझ आई? ठीक है। फिर उसके बाद इसकी वेरिफिकेशन की हुई है, और फिर कुछ भी नहीं है, वही आप वेरीफिकेशन आपने PSM ने कैलकुलेट किया। यहाँ पर कौन सा करंट रखेंगे, मिनिमम फॉल्ट करंट। अब मिनिमम फॉल्ट करंट के लिए आपने TMS, अच्छा TMS आपका सेम ही रहेगा, पहले हमने एज्यूम किया था 0.1 सेकेंड, अब रिले बी के लिए फिक्स हो गया 0.170। TMS आया, टी ऑपरेटिंग टाइम निकाला, टी ऑपरेटिंग टाइम ये आपका रिले बी का हमेशा कम आना चाहिए of the as compared to the operating time of the relay be at maximum fault current। लेकिन maximum fault current का ऑपरेटिंग टाइम कितना था, 0.505। जब फॉल्ट करंट का मैग्नीट्यूड कम हो गया तो ऑपरेटिंग टाइम को क्या हो जाना चाहिए, बढ़ जाना चाहिए, बढ़ गया। अब रिले के लिए निकाल लूँगा, रिले के लिए भी एक्सपेक्टेड ही आया, एक्सपेक्टेड भी कैलकुलेटेड से ज़्यादा होना चाहिए, बिल्कुल सही है। मैक्सिमम फॉल्ट करंट 0.950 था, अब 1.4051 आ रहा है। ये तो विद रिस्पेक्ट टू रिले बी है। अब जो एक्चुअल ऑपरेटिंग टाइम है वो आपको कैलकुलेट करना होगा, उसके लिए आपको PSM कैलकुलेट करना है। TMS आप पहले ही मालूम कर चुके हो, 3.2621 आ चुका है, ये यहाँ ये आ गया आपके पास 0.2621। फिर आपने इसको पुट कर दिया और आपके पास एक्चुअल ऑपरेटिंग टाइम रिले ए का आ चुका। सही सही हो गया। और इसको ज़्यादा होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू एक्सपेक्टेड, जो भी मुझे नज़र भी आ रहा है। ये 1.4051 है और एक्चुअल का 1.395 है। इसका मतलब वेरीफाई है, रिले ए आपकी सेलेक्टिव है। कंग्रेचुलेशन। सही। केस 3 में हो सकता है कि बस ए पे फॉल्ट आ गया, तो बस ए पे तो बहुत ही आसान है, उस पर तो कोई कैलकुलेशन वाला पार्ट ही नहीं है। अगर वो रिले ए पे फॉल्ट, बस ए पे फॉल्ट आते तो रिले ही आपका प्राइमरी और बैकअप दोनों प्रोडक्शन होगी। तो अच्छा, इसके लिए आप TMS जो रखोगे वो 0.2621 रखोगे, जो आप पहले ही कैलकुलेट कर चुके हो 0.2621। फिर आप इसका भी ऑपरेटिंग टाइम निकाल लो। इसकी वेरिफिकेशन मैंने नहीं की क्योंकि करने की जरूरत नहीं है। उसकी वेरिफिकेशन आपके पास क्या होगा कि भाई ये कम ही आ रहा होगा टाइम मिनिमम फॉल्ट करंट पे, क्योंकि मिनिमम फॉल्ट करंट पे मैं दोबारा PSM निकालूंगा जो कि मेरा मिनिमम फॉल्ट करंट पे होगा, डिवाइड बाय और मल्टीप्लाई बाय 1/3000। और जब मैं इसका PSM कैलकुलेट करूँगा TMS वही रखूँगा, तो ऑपरेटिंग टाइम मेरा यहीं से पता चल रहा है कम ही आएगा। ठीक है, तो ये पूरा जनरल ओवरव्यू था मेरा इस पूरे न्यूमेरिकल का। उम्मीद है आप लोगों को सब क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ कन्फ्यूजन हो तो मुझसे पूछ लेगा। ये APSP का ये न्यूमेरिकल बहुत, ये नहीं मतलब इस जैसा न्यूमेरिकल या इससे कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल आ सकता है पेपर में, मिड में 10 नंबर का आ सकता है। सही है, तो प्रिपेयर कीजिएगा इसके, और किस सवाल से पूछ लेगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। ठीक है।